सुप्रभात बच्चों। बच्चों, व्याकरण में हम लोगों ने पहले कक्षा में भाषा, बोली और लिपि के बारे में जाना। भाषा किस तरह सांकेतिक रूप में होता था पहले, बाद में धीरे धीरे कैसे उन लोगों ने भाषा की उत्पत्ति तैयार की, ये सब हम लोगों ने जाना। आज हम पाठ दूसरा क्या है? वर्ण विचार एवं उच्चारण। तो बच्चों, भाषा क्या है? बोली जाती है, लेकिन अगर किसी शब्द को हमें किसी को पहुंचाना है, बताना है, तो इसके लिए हमें क्या है? लिखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें वर्ण चाहिए। तो वर्ण किस तरह उत्पत्ति हुई, इसका उच्चारण किस तरह किया जाता है, ये सब कुछ आज हम इस भाग में जानेंगे। तो आज का पाठ है वर्ण विचार एवं उच्चारण। तो बच्चों, वर्ण यानी क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। तो बच्चों, ये क्या है? ये जो व्यंजन है ये स्वर रहित है, यहाँ पे स्वर जुड़ा नहीं है। तो इसे हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। भाषा का हम खंड कर सकते हैं, लेकिन वर्ण का खंड हम नहीं कर सकते। ये वर्ण जो है भाषा की बहुत सबसे छोटी इकाई है, जिसके अधिक टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। तो बच्चों, वर्ण यानी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला यानी क्या? जिस तरह फूलों की माला होती है, मोतियों की माला होती है, उसी तरह अनेक वर्णों को मिला के क्या है? एक माला तैयार होती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो आगे जानेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला के जो है वो वर्णों के दो भेद हैं। हिंदी में बच्चों वर्णों के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। तो आप लोगों को पता है स्वर क्या है? स्वर के बारे में आज हम जानेंगे। व्यंजन के बारे में हम दूसरे भाग में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, वर्णों का जो पहला भेद है स्वर, वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से बिना किसी रुकावट के हवा निकलती है उसे स्वर कहलाते हैं। उनके या इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। स्वर कैसे है बच्चों? स्वर क्या है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं उस वर्ण का, तो क्या है? मुख से बिना किसी रुकावट के, यानी जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से क्या है? कोई भी अड़चन नहीं आती, रुकावट नहीं आती, और कहीं भी क्या है? टच नहीं होते हैं पार्ट्स। तो ये हवा के रूप में क्या है? हमारे मुंह से निकलती है, तो इसे स्वर कहते हैं। तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की हम सहायता नहीं लेते। हम किस वर्ण में अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं? व्यंजन में। ये हम बाद में जानेंगे। तो स्वर कौन कौन से हैं? जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, यहाँ पे रू को हम रू भी कहते हैं और री भी कहते हैं। ऋषि, र का वहां पे री का जो रू है उसका उच्चारण री हो जाता है। तो इन दो अक्षरों में हम उसका उच्चारण करते हैं री या फिर रू। रू जो है दक्षिण भारत में इसका ज्यादा उपयोग होता है, और उत्तर भारत में क्या है? री का प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये आप लोगों ने जाना कि ये स्वर के अक्षर हैं। तो स्वर में भी क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? तो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बच्चों, हम जानेंगे ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं?
उससे पहले हम जानेंगे स्वर के कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने वर्ण हैं। इसकी संख्या बच्चों 11 है। जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर 11 है। बाकी जो क्या है, अनुस्वार और विसर्ग है, जो हम बाद में बताएंगे आपको। इसे आयोगवाह भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इन 11 अक्षरों में ह्रस्व स्वर कौन सा है वो हम जानेंगे। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है यानी एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर के वो अक्षर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम जोर नहीं लगाते, बहुत हल्के से इसका उच्चारण किया जाता है, जोर नहीं लगाया जाता। अ, ई, उ, री। तो ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अभी हम जानेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? क्यों ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। बच्चों ह्रस्व स्वर में क्या है, हमें ज्यादा समय नहीं लगता, कम समय में हम 4 अक्षरों का उच्चारण करते हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में इस उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज्यादा, दोगुना समय लगता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो वो कितने हैं? वो 7 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। लेकिन दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। और वो कौन कौन सी है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों ये जो अक्षर है, 7 अक्षर, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अन्य जो कौन सा है? प्लुत स्वर। जो तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। जहां हम ये समय लगाते हैं दीर्घ स्वर जब उच्चारण करते हैं तो क्या है, ह्रस्व स्वर का दोगुना लगता है। लेकिन प्लुत स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो दीर्घ स्वर का दोगुना लगता है, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, राम। यहाँ पे आप एक साइन देखते हो बच्चों, ये देखा है? ये सभी शब्दों में नहीं होता, ये कहीं श्लोक वगैरह हम पढ़ते हैं तब आते हैं, तब ये प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसके बाद आएगा बच्चों आयोगवाह। आयोगवाह किसे कहते हैं हम लोग? आयोगवाह यानी आप बताते हो, आपको सोच में आया होगा कि मैम ने सिर्फ टू औ बोला, अम और आहा कहाँ चले गए? तो जो अम और आहा है, इन अक्षरों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह यानी अनुस्वार यानी अम, और आहा को क्या कहते हैं? विसर्ग, जिसका चिन्ह होता है बिंदु। अनुस्वार में क्या है, अक्षर के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं। और जो अक्षर के क्या है, साइड में लगता है, किनारे पे लगता है, उसे विसर्ग कहते हैं। तो ये स्वर में जो अंत में 2 अक्षर आते हैं वो कौन से हैं? अम और आहा। क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं न ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य आते हैं, इसलिए इसे अयोगवाह कहते हैं बच्चों। अनुस्वार। अनुस्वार के उच्चारण में अम की ध्वनि मुख से निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है।
इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है, जैसे संभव। तो आप लोगों ने देखा संभव क्या है, एक शब्द है, लेकिन स के पे आप देखते हो एक बिंदु है। तो बच्चों ये जो बिंदु है ये अम की मात्रा है, यानी अनुस्वार है, जिसकी वजह से क्या है इसका उच्चारण इस तरह बनता है। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये ध्वनियां वास्तव में स्वरों के गुण हैं, जैसे हंस, चांद, नाद आदि। क्योंकि इसका उच्चारण जब हम करते हैं बच्चों तो ये जो ध्वनि है हमारे नाक से आती है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। नासिक यानी क्या, नाक से उच्चारण किया जाने वाला अक्षर या शब्द। हंस, हंस नहीं कहते हम लोग, हंस, हंस कहते वक्त हमारे नाक से उच्चारण आता है। चांद, नाद, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं बच्चों, चंद्र बिंदु या फिर अनुनासिक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अनुनासिक की जगह अनुस्वार या अनुस्वार की जगह अनुनासिक का प्रयोग से क्या है, शब्दों का अंतर आ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। जैसे यहाँ पे मैंने दो उदाहरण दिए हैं, हंस, हंस, हंस यानी क्या, हंसने की क्रिया। जब हम हंसते हैं ना तो वहां पे अम की बिंदु नहीं लगेगी, चंद्र बिंदु लगेगा, अनुनासिक लगेगा। हंस, हंस यानी जैसे आप उच्चारण करोगे हंस तो ये अनुनासिक लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, तो इसका उच्चारण अलग होता है, हंसना होता है। अगर हम अनुस्वार यानी अम की मात्रा लगाते हैं हंस तो ये एक पक्षी है, दोनों का अर्थ सेम नहीं होता, सिर्फ मात्राओं में क्या है फर्क होता है, उच्चारण सेम होता है, हंस हंस कहते हैं, लेकिन वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है हम लोगों को कि हम कौन सा वर्ड लिख रहे हैं, कौन सा शब्द लिख रहे हैं। जब एक वाक्य बनाते हैं तब उस वाक्य पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने एक पक्षी यानी हंस का प्रयोग किया है, हंसना यानी हंस का प्रयोग किया है, ये हमको उस तरह से पता चले। विसर्ग, ये हम लोगों ने अनुस्वार और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के बारे में जाना। अभी हम जानेंगे विसर्ग। तो पहले मैंने बताया बच्चों विसर्ग कहाँ पे लगता है, स्वर्ग में, स्वर में जो लास्ट दो अक्षर जो आते हैं अम और अहा। तो अम के बारे में जाना हम लोगों ने, अहा, अहा ये क्या है, इसका उच्चारण ह ध्वनि के समान होता है, इसका उच्चारण तत्सम शब्दों तक ही सीमित है। तत्सम यानी बच्चों जो हमारे संस्कृत के शब्द है, यहाँ पे इसका ज्यादातर प्रयोग होता है। जैसे हम श्लोकास पढ़ते हैं भगवान के तो वहां पे इसका ज्यादातर प्रयोग होता है, और इसका उच्चारण क्या है, ह आता है। जैसे अतः, ह, लास्ट अंत में उच्चारण हमारे मुंह से क्या आता है, ह, प्रातः आदि, है ना, नमः। इस तरह क्या है, हम जब उच्चारण करते हैं इन शब्दों का तब वहां पे विसर्ग का चिन्ह लगता है। आगत ध्वनि, तो बच्चों आज जानेंगे हम आगत ध्वनि किसे कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी तथा उर्दू भाषा के शब्द निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। हमारी हिंदी भाषा ऐसी है बच्चों जिसमें दूसरी भाषा का भी क्या है, सम्मेलन है। अंग्रेजी शब्द है, उर्दू है, पारसी है, इन शब्दों को हम लोगों ने लिया है, किंतु उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए हिंदी में लिपि चिन्ह नहीं है, इसलिए उनको शुद्ध रूप में लिखने के लिए हिंदी के व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है। तो बच्चों इसके लिए क्या है, जो हम अन्य भाषा से जब शब्द लेते हैं लेकिन उसके लिए कोई लिपि नहीं है, जो शब्द हिंदी के हैं उसमें हम क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे बिंदी लगा देते हैं जिससे उसका उच्चारण अलग होता है। व्यंजनों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, यह जो नीचे बिंदु लगाया जाता है यही नुक्ता कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, देखो
परंपरागत वर्ण यानी ये हमारे हिंदी के व्यंजन हैं, क ख ग ज फ। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है अक्षर के नीचे ना ऊपर, ये सिंपल हमारा व्यंजन है। लेकिन जब उसको नुक्ता लगाते हैं वो कहाँ पे है, यहाँ पे नुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए वर्ण, जैसे क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे और फ के नीचे। लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो ये अलग होता है, क ख ग ज फ, इस तरह इसका उच्चारण होता है, फारसी, है ना। तो इस तरह अंग्रेजी के शब्द जैसे अन्य आगे के इसमें दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, अर्धचंद्रकार, इसे अर्धचंद्रकार यानी बच्चों ये ज्यादातर इंग्लिश शब्दों में इसका प्रयोग होता है। हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा जो नुक्ता लगाया जाता है ज्यादातर फारसी और उर्दू शब्दों पे लगता है। लेकिन जो अर्धचंद्रकार जो है इस तरह का उच्चारण होता है, तो ये क्या है, अंग्रेजी शब्द पे लगते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का क्या है प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की है। यानी इसका उच्चारण इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्रकार नामक चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह इस तरह होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम चंद्र जो लगते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो ये चंद्र की तरह आकार होता है, लेकिन इसके ऊपर एक बिंदी लगती है। लेकिन जब हमें अंग्रेजी शब्द पे प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगती, सिर्फ ये अर्धचंद्रकार लगता है। जैसे डॉक्टर है ना, कॉलेज, इस शब्दों में यह लगता है। तो आगे जानेंगे बच्चों स्वरों की मात्राएं। तो ये हमारे स्वर है, कौन कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अम अह। लेकिन इसके मात्राएं हैं, ये देखो इस तरह मात्राएं होती हैं जिनसे जब वो व्यंजन को लगती है तो 12 खड़ी तैयार होती है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ शब्द है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगी। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब वो व्यंजन के साथ जुड़ जाती है तो पूरा व्यंजन कहलाती है, क्योंकि स्वर उसमें रहना बहुत जरूरी है, तभी शब्द तैयार होते हैं। आ के लिए एक खड़ी पाई लगती है, जब क के साथ आ लगता है तो वह का बन जाता है। तो शब्द तैयार होता है काला, कपड़ा। चोटी की मात्रा, जब क के आगे चोटी की मात्रा लगती है तो की बन जाती है, तो उसका शब्द क्या होता है किताब। बड़े के लगने से की बनती है, इसके शब्द है कील, कीट। ऊ की मात्रा लगने से कु, बड़ी ऊ की मात्रा लगने से कु। ए की मात्रा लगने से के, आई की मात्रा लगने से कई, ओ की मात्रा लगने से को, औ की मात्रा लगने से कौ। और इस तरह ये शब्द तैयार होते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने स्वर में कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगली कक्षा में हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने प्रकार है ना, और वो कौन कौन से है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका उच्चारण हमारे मुख से कौन कौन से भाग में क्या है किया जाता है ये हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।